हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की किताब, जिसका नाम है हाई परफॉर्मेंस हैबिट, हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल बिकम दैट वे, जिसे लिखा गया है ब्रैंडम के द्वारा। तो चलिए जानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आपको जानना है कि हाई लेवल मैनेजर्स और सीईओ अपने हाई परफॉर्मेंस को कैसे मेंटेन करते हैं, मतलब एग्जैक्टली क्या करते हैं। और फिर दो चीज़ें, अचीवर्स और हाई परफॉर्मर्स, ये अक्सर सुनने में आता है। तो एग्जैक्टली इनमें क्या फ़र्क होता है, ये क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि अचीवर्स और हाई परफॉर्मेंस में डिफरेंस होता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में कि अचीवर सक्सेस पाने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं। उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने होते हैं और वो बिना रुके करते ही रहते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब अचीवर्स मोमेंटम को खो देते हैं। उनका करियर एक जगह पे आ करके रुक जाता है। उनका सारा एंथुसियाज्म ओवर होने लगता है। प्रॉब्लम की बात तो ये है कि वो सक्सेस तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन उसे सस्टेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई प्रिंसिपल ही नहीं है जो कि उनको हायर गोल के लिए हाई गाइड कर सके। मगर हाई परफॉर्मर्स ये सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, और वो सब कुछ कर सकते हैं जो अचीवर्स कर सकते हैं, बल्कि उनसे कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। यही नहीं, बल्कि हाई परफॉर्मर्स अपनी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को मेंटेन रखते हैं, और वो भी अपनी हैप्पीनेस और वेल बीइंग से कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर। तो आपको भी अगर हाई परफॉर्मर्स बनना है तो क्या करेंगे? तो एग्जैक्टली हमको क्या करना होगा, कैसे हम लॉन्ग टर्म सक्सेस की डिमांड को हैंडल कर पाएंगे, और भी ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और इसका सीक्रेट है हाई परफॉर्मेंस हैबिट को सीखना। जी हाँ, ब्रैंडम रिचर्ड कई सालों से हाई परफॉर्मर की कोचिंग करते आ रहे थे। उन्हें उन्हें अपने जो कॉलेजेस स्टडीज़ थी, उन्होंने क्लोजली स्टडी किया था। इस फील्ड में उन्होंने इंटेंसिव रिसर्च और कई सारे इंटरव्यूज़ भी लिए हैं। ब्रैंडम ने देखा कि हाई परफॉर्मेंस को डिफाइन करने वाली 6 बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैबिट होती है, और यही चीज़ वो इस किताब के थ्रू अपने सभी रीडर्स के साथ में शेयर करना चाहते हैं। आप भी इन हाई परफॉर्मेंस हैबिट को सीखेंगे और उन्हें अचीव करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। फिर चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस मूवमेंट में पूरे हकदार है आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए, असाधारण बनने के लिए। तो सबसे पहली हैबिट है सी क्लियरिटी, यानी कि यहाँ क्लियरिटी का मीनिंग है कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप कौन है और आपके गोल्स क्या है। आपको ये सवाल बहुत ही बेसिक लगेंगे, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अपने बारे में क्लियर होने का मतलब है कि आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। और जब आप अपने बारे में क्लियर होते हैं ना, तब आपको अच्छे से मालूम होता है कि क्या आपके लिए ठीक है, क्या नहीं है, क्या कीमती है, क्या बेकार है। तो खुद को अच्छे से जानना सेल्फ स्टीम को बढ़ाता है। एक हाई परफॉर्मर्स बनने की जर्नी में आप अपने सेल्फ अवेयरनेस को स्टार्ट करना होगा। अपनी पहचान, अपनी वैल्यूज और अपनी अच्छी बुरी आदतें, जो सब कुछ भी है, उन सब में क्लियरिटी रखें, क्योंकि ये सब आपकी लाइफ में पॉजिटिव आउटपुट की चाबी है। अब अगली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको अपने गोल्स को पहचानना होगा। आपको अपने दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके गोल्स चैलेंजिंग होने चाहिए, क्योंकि चैलेंजिंग गोल्स आपके काम में और ज़्यादा एनर्जी, एन्जॉयमेंट और सेटिस्फेक्शंस लाता है। और ऐसा बताइए, जब आपको कितनी बार आपके काम में फ्रस्ट्रेशन हुई होगी और आपने खुद को डिसकनेक्टेड भी फील किया होगा। क्या आपने खुद को रिमाइंड कराया हो कि मैं कौन हूँ, मेरे गोल्स क्या है, मैं एग्जैक्टली क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो आप इस बारे में जो कर सकते हैं वो है एनविजन द फ्यूचर फॉर, यानी कि खुद का फ्यूचर इमेजिन करना है। फ्यूचर फॉर क्या है, चलिए जानते हैं। हमारे फ्यूचर फ्यूचर फॉर्म सोसाइटी और सोसाइटी के लिए, सोशल इंटरेक्शन के लिए, ये हमारे विजन्स होते हैं। और तो पहले हमारे फ्यूचर सेल्फ की बात करते हैं। एक फेमस सेइंग है, नो योर सेल्फ, यानी कि अपने बारे में जानना। इससे भी बढ़कर के हाई परफॉर्मर्स खुद को इमेजिन कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप खुद को आज से 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो, और इस सवाल का कोई इमीडिएट आंसर है क्या आपके पास, लेकिन हाई परफॉर्मर्स इस सवाल का बहुत ही इजीली और कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उनको क्लियरली पता होता है कि वो क्या बनना चाहते हैं। अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए उनके पास में एक वेल थॉट आइडिया होता है, और वो इसके लिए काम भी कर रहे होते हैं। अब अगली चीज़ है फ्यूचर फॉर्म में सोशल इंटरेक्शन। हाई परफॉर्मर्स में कहीं सारे सोशल इंटेलिजेंसी और सिचुएशनल अवेयरनेस होता है, जिसका मतलब है कि जब वो दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं कि उस टाइम में उनके पास में क्लियरिटी होती है। उनको अपने पोजीशंस के बारे में क्लियरली पता होता है, और ये भी पता होता है कि उनको अपने सामने वाले के साथ में कैसे डील करना है। ज़रा अपने लास्ट फ़ोन कॉल को याद करिए।
क्या आपको लगता है कि आपने राइट टोन में सामने वाले से बात की थी? अब याद करिए किसी के साथ अपने लास्ट कॉन्फ्लिक्ट। क्या आपने तब अपने वैल्यूज़ के बारे में ज़रा भी सोचा था? कन्वर्सेशंस के दौरान क्या आपने ये एफर्ट किया था कि आप एक बेटर लिसनर बने, शांति से सिर्फ सामने वाले को सुने? तो हाई परफॉर्मर्स जो कुछ भी करते हैं उसमें एक क्लियर इंटेंशन रहता है, वो पॉजिटिव इमोशंस देना चाहते हैं और दूसरों के लिए हमेशा एक अच्छा एग्जाम्पल बनना चाहते हैं। किसी भी कम्युनिकेशन से पहले वो श्योर कर लेते हैं कि दूसरों के साथ किस टोन में बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरों की मदद कैसे की जाए। अगली लाइन फ्यूचर स्किल्स के बारे में है। हाई परफॉर्मेंस का विजन हमेशा क्लियर होता है कि वो कौन सी स्किल उन्हें डेवलप करनी है और ये लोग अपनी हॉबीज़ को भी सीरियसली लेते हैं। जब वो कोई स्किल लर्न करने की सोचते हैं तो खुद को उसमें ट्रेन करके उस स्किल के मास्टर बन जाते हैं। हाई परफॉर्मेंस लर्नर स्कैट शॉट लर्नर्स नहीं होते हैं, यानी कि वो ऊपर ऊपर से स्किल को लर्न नहीं करते हैं। वे ऐसा कभी नहीं करते कि एक स्किल लर्न करने के लिए निकले उसे छोड़ करके रास्ते में दूसरी स्किल के पीछे भागे। वो जो कुछ भी सीखते हैं उसमें एक्सेलेंस हासिल करते हैं। हाई परफॉर्मेंस जो भी स्किल लर्न करना चाहते हैं उसके लिए वेल प्लान करते हैं। वो एवरेज लर्नर कभी नहीं बनेंगे क्योंकि उनको स्पेशलिस्ट जो बनना है। जैसे कि अगर किसी हाई परफॉर्मेंस म्यूजिक में उनको इंटरेस्ट है तो वो हर किसी इंस्ट्रूमेंट को ट्राई करने के बजाय किसी सिंगल पर फोकस करेंगे। इसके लिए वे किसी एक्सपर्ट टीचर के पास जाएंगे और हार्ड प्रैक्टिस करेंगे। फ्यूचर फॉर लास्ट में है सर्विस। कभी कभी जब आप वर्क प्लेस में अनमोटिवेटेड और अनइंस्पायर्ड फील करते हो ना, तो उस टाइम पे होती है सेल्फ मोटिवेटेड की कमी। और डेली टास्क में आप कभी इतने बिजी हो जाते हो कि ये भी याद नहीं रहता है कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो और किस लिए कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए आप एक मैनेजर है, आप कस्टमर से बहुत दूर काम करते हो और जो आप जिन लोगों को आप सर्व कर रहे हो ना, उनसे कभी कभार बात मिलना चाहिए आपको। आपको उनकी बातें सुननी चाहिए और ये जानने की कोशिश करें कि आप उन्हें कैसा बेटर सर्विस दे सकते हो। हाई परफॉर्मर्स दूसरों के लिए फ्यूचर के लिए कंसर्न रहते हैं और यही चीज़ है जो एक प्रेजेंट में लगातार वो लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अब आगे जानते हैं हैबिट नंबर 2 के बारे में, जो है जनरेट एनर्जी। जी हाँ, हाई परफॉर्मेंस के लिए एनर्जी सिर्फ फिजिकल लेवल तक में लिमिट नहीं रहती है। वे एक्टिव बॉडी को मेंटेन करते हैं लेकिन उन्हें पॉजिटिव इमोशंस और मेंटल अल्टरनेस की इम्पोर्टेंट भी पता रहती है। हाई परफॉर्मेंस एक होलिस्टिक वे में एनर्जी को जनरेट करते हैं। वे फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट रहना चाहते हैं ताकि बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा सके। जब आपकी एनर्जी लो होती है ना, तो ये आपके पूरे लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती है। आप डाउन फील करते हो, चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर पाते हो, आपको लगता है कि जिससे ना लाइफ सिर्फ बस कट रही है। अगर आपकी एनर्जी लो है तो लोग आपको ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको अपना उनका सपोर्ट ही नहीं मिलेगा आपको, और फिर ना तो कोई आपसे कुछ खरीदेगा और ना ही आपको फॉलो करेगा। और ब्रेंडन बुचर ने अपने रिसर्च में पाया कि सीनियर एग्जीक्यूटिव और सीईओ हमेशा हाई एनर्जी से भरे रहते हैं। किसी भी कंपनी में उन लोगों का लेवल सबसे ज़्यादा हाई रहता है। इतना ही नहीं, उन्हें किसी प्रो एथलीट से कंपेयर भी किया जा सकता है। हाई एनर्जी इंसान को और भी हैप्पीनेस और सक्सेस से भर देती है, जैसे कि सीईओ और क्वार्टर बैट्स को। आप भी अपनी लाइफ में ये सब कुछ अचीव कर सकते हैं। इसके लिए किसी पावर प्लांट को इमेजिन करिए जो कि एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है। आपको भी पावर प्लांट की तरह होना चाहिए, आप भी और ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सकते हो। अपनी लाइफ में जॉय, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन और लव के लिए किसी और का वेट ना करें। ये सारे पॉजिटिव इमोशंस आपसे ही स्टार्ट होते हैं। ये पॉसिबल है कि जब आप चाहे तब हाई एनर्जी जनरेट कर सकते हो, और ये करने के लिए आप दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहला वाला स्टेप है रिलीज टेंशन, सेट इंटेंशन। जी हाँ, ब्रेंडन बुचर ने बहुत से सारे लोगों को हाई परफॉर्मेंस को कोच दिया, उन्होंने उनके साथ क्लोजली काम किया है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सीईओ और बाकी आपके हाई परफॉर्मेंस की लो एनर्जी की वजह पुअर ट्रांजेक्शन्स है। अभी ट्रांजेक्शन्स क्या है? तब होता है जब आप अपने एक काम से दूसरे काम में अपने माइंड को स्विच करते हो या फिर आप अपना काम चेंज करते हो। जिस टाइम आप बेड से नीचे उतरते हो तो वो ट्रांजेक्शन्स है, क्योंकि आप स्लीप मोड से वर्क मोड में शिफ्ट होते हो। आप बात लेते हो, तैयार होते हो, शायद आपको अपने बच्चे को भी स्कूल के लिए रेडी करना पड़ता होगा, फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर के ऑफिस पहुंचते हो। तो ये सारे जो काम भी ट्रांजेक्शन्स ही है। अपनी डेस्क में काम करते करते आप मीटिंग अटेंड करने चले जाते हो, ये एक और ट्रांजेक्शन्स है। जब आप घर लौट करके अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करते हो तो वो एक एम्प्लॉय के रोल से डैड या मॉम के रोल में शिफ्ट हो जाते हो। तो उन सारे ट्रांजेक्शन्स के बारे में सोचिए जो आप दिन भर में करते हो।
अब इमेजिन करिए कि किसी मीटिंग में आपके अपने बॉस या कलीग्स से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गई, जिसके बाद आपको कोई अपनी डेस्क में आकर के और ज़्यादा पेपर वर्क करना होता है। अपने अगले टास्क में शायद आप अपनी नेगेटिव एनर्जी पास कर रहे होंगे, और अगर आपने ब्रेक नहीं लिया तो आप बहुत ही वर्स्ट फील करेंगे। इस चक्कर में आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड खो बैठेंगे। फिर जब आप घर लौटेंगे तो इतने ज़्यादा थके हुए होंगे कि उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मन ही नहीं करेगा। इसीलिए ये सब आपके साथ में ना हो, इसीलिए आपको अपने टेंशन को रिलीज करना पड़ेगा। अपने अगले टास्क में मूव करने से पहले थोड़ा आराम कर ले। आप अपनी आंखें बंद करके रिलैक्स होने की कोशिश कर सकते हैं। एक गहरी सांस ले, और एक बार ये टेंशन रिलीज हो जाए तो आप फिर से इंटेंशन सेट कर सकते हैं। उन टास्क के बारे में सोचिए जो आपको आगे करना है, क्या है जो आपको अचीव करना है, आप उसे कैसे पॉजिटिविटी के साथ कर सकते हो। एनर्जी जनरेट करने के लिए अगला स्टेप होता है ब्रिंग द जॉय। पॉजिटिव इमोशन जैसे कि जॉय आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ बदल सकता है, और रिसर्च से पता चला है कि जॉय हाई परफॉर्मेंस का इंडिकेटर भी है। जो लोग पॉजिटिव इमोशंस को मेंटेन करते हैं वो हेल्दियर होते हैं, और उनके रिलेशनशिप भी काफ़ी बेहतर होते हैं, और उनकी इनकम भी बहुत अच्छी होती है। जो लोग अपनी परफॉर्मेंस में जॉय लेकर के आते हैं वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा कंपनसेट होने के साथ साथ दूसरों की हेल्प भी करते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि जब भी आपको जॉय या बाकी पॉजिटिव इमोशंस बहुत तेजी से नए सेल्स को डेवलप करती है, दूसरी तरफ नेगेटिव इमोशंस हमारे सेल को डिस्ट्रॉय करने लगती है। ऐसा नहीं कि हाई परफॉर्मेंस नेगेटिव इमोशंस को फील ही नहीं करते हैं, वो भी दुखी होते हैं, उन्हें भी थकान होती है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि वो बाकियों के कंपैरिजन में जल्दी से बाउंस बैक कर लेते हैं। उनमें नेगेटिव एनर्जी से कोप अप होने की एबिलिटी होती है। वो अपने थॉट्स को डायरेक्ट कर सकते हैं और पॉजिटिव स्टेट पर लौट आते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हैबिट नंबर 3, रेज नेसेसिटी। रेज नेसेसिटी का मतलब है कि हमेशा एक्शन लेने के नीड को फील करो। आपको हर सुबह उठना है, आपको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। जब आप नेसेसिटी को रेज करते हो तो आप फिर बेस्ट के लिए या फिर चीज़ों को बेटर होने की विश नहीं करते हो, आपको बस कुछ करने की नीड फील होती है। नेसेसिटी आपको आगे मूव करने के लिए फोर्स करती है। अगर आप ऐसा ना करें तो लगेगा कि आप खुद को डाउन फील करते हो, आपको लगेगा कि आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं चल रहे हो, आप अपनी ड्यूटीज निभा नहीं पा रहे हो। तो इसीलिए नेसेसिटी एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है, ये आपके अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट करती है। ब्रेंडन बूचर्ड अक्सर हाई परफॉर्मर्स से ये क्वेश्चंस पूछते थे कि आप इतना हार्ड वर्क क्यों करते हो, आप कैसे इतने फोकस्ड और कमिटेड रहते हो। इस पर ब्रेंडन को हमेशा सेम आंसर मिलता था। हाई परफॉर्मर्स उनको बताते हैं कि ये उनकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है, क्योंकि वो इससे अलग कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। उन्हें ये लगता है कि जैसे कि वो इसी चीज़ के लिए बने हैं। उनके एक्शंस में एक नेसेसिटी होती है और उन्हें तुरंत एक्ट करना ही होता है, क्योंकि लोग उनसे उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। वो कोई अपॉर्चुनिटी ही मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि वो बाद में उन चीज़ों के लिए रिग्रेट नहीं करना चाहते जो उन्होंने मिस किया। तो ऐसी क्या प्रैक्टिस है जो अपनी नेसेसिटी रोज करने के लिए फॉलो कर सकते हो? जो वो करते हैं ना उसमें उनको बड़ा मजा आता है, और इसीलिए वो इसके लिए हमेशा परफॉर्म करते रहते हैं। हालांकि हाई परफॉर्मर्स अपने गोल्स को लेकर के हमेशा ही कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं डिक्लेयर करते कि वो राइट है, क्योंकि लो न्यू अप्रोचेस के लिए भी वो ओपन रहते हैं जो उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। नेसेसिटी रेज करने की थर्ड प्रैक्टिस होती है लेवल अप योर स्क्वाड। ये सबसे ज़रूरी एडवाइजेस में से एक है जो ब्रैंडम रिचर्ड अपने क्लाइंट को देते हैं। हाई परफॉर्मेंस के लिए आपको पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के बीच में रहना ही होगा, क्योंकि यही आपके स्क्वाड बनने के तरीके हैं। तो उनके साथ में टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ कम्युनिकेट करिए, ताकि आप हाई परफॉर्मेंस को पिक कर सको। जो लोग आपको नेगेटिव इमोशंस देते हैं उनसे दूर रहे। ऐसे नए और इंटरेस्टिंग लोग जिनमें आपसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है उनसे मिलकर के आप अपना स्क्वाड लेवल अप कर सकते हो। इसी के साथ आगे जानते हैं चौथे हैबिट को, जो है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप अपने काम में बहुत बिजी है फिर भी आप बता नहीं पा रहे हो? रीज़न ये हो सकता है कि शायद आप जो कर रहे हो आपकी पर्सनालिटी से मैच न करता हो, यानी आप जो है उसके साथ आपका काम लाइन में ना हो, जो आपकी एबिलिटी ना हो, फिर भी आप उसे करने में बहुत बिजी हो। क्या आप बहुत ज़्यादा काम की वजह से बीमार रहने लगे हो? ये पॉसिबल है कि आप अपने हेल्थ और वेल बींग का ख्याल रखने के साथ प्रोडक्टिव भी बने रहे। ये हाई परफॉर्मर्स ये साबित कर सकते हैं हार्ड वर्क करने के बावजूद वो स्ट्रेस फील नहीं करते हैं,
क्योंकि उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही अपनी हैप्पीनेस और फुलफिलनेस नजर आती है। ऐसे कई सारे तरीके हैं जिससे आप अपने लव वंस और अपना ख्याल रखने के साथ ही खुद को प्रोडक्टिव भी बना रख सकते हैं। और यही चीज आप इस चैप्टर से सीखने वाले हैं। इसके लिए आपको कोई सुपर ह्यूमन या फिर ओवर कॉन्फिडेंट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस ये प्रैक्टिस फॉलो करिए, जिसमें से पहला है इंक्रीज द आउटपुट दैट मैटर्स। क्या आप हमेशा अपने काम के टाइम अपनी ईमेल्स ऑर्गेनाइज करते रहते हो क्या? रिसर्च से ये बात साबित हुई कि लोग अपने ऑफिस आवर्स के 28% सिर्फ अपनी ईमेल्स को सॉर्ट आउट करने में ही खराब वेस्ट कर देते हैं। सर्च फंक्शन यूज करना सब फोल्डर्स क्रिएट करने से ज़्यादा एफिशिएंट है। अपनी ईमेल्स को मैनेज करना असल में कोई रियल वर्क नहीं है वो, और ना ही अपने फाइल्स क्लियर अप करना कोई प्रोडक्टिव काम है, या फिर मीटिंग अटेंड करना, किसी कॉलिंग्स में फॉल्स इमरजेंसी को हेल्प करना। आप तो बस ना एक चीज़ पे फोकस करना है आपको, और वो है प्रोलिफिट क्वालिटी आउटपुट या फिर PQO मेकिंग, यानी कि प्रॉफिट क्वालिटी आउटपुट बेस्ट आउटपुट होता है जो आप अपने काम में प्रोड्यूस कर सकते हो। आपका PQO क्या है वो मालूम करिए, फिर उसमें अपनी सारी अटेंशन और एफर्ट लगा दीजिए। अपने PQO के साथ में कंसिस्टेंसी आपको काफ़ी प्रोडक्टिव बना देगी। अगर कोई टास्क आपके PQO का पार्ट नहीं है तो बेटर होगा कि आप उसे छोड़ दीजिए। आपकी प्रोडक्टिव क्वालिटी आउटपुट के थ्रू लोग आपको जानेंगे। और याद रखिएगा, अगर आप कोई ब्लॉगर है तो आपका पीक्यू होगा कंटेंट, आपको अपनी राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करना होगा और ज़्यादा वैल्यू भी देनी होगी। और अगर आप कोई कप केक बेचने वाले हैं तो आपको 2 बेस्ट सेलर चूज़ करके उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में बेक करके देना होगा। स्टीव जॉब को भी अपने कुछ एप्पल प्रोडक्ट ड्रॉप करना था पड़ा, क्योंकि वो अपने बेस्ट प्रोडक्ट तक फोकस कर सके। तो आप भी अपना पीक्यू बना लीजिए और अपनी सारी एनर्जी उसे क्रिएट करने में, इम्प्रूव करने में लगा दीजिए। तो क्या आप उस टाइप के हैं जो किसी भी मूव से पहले प्लान बना लेते हैं, या फिर क्या आप उस टाइप के लोग हैं जो बस शुरू हो जाते हैं? अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसमें चलाने के लिए आपका टैलेंट ही काफ़ी होगा, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा, चीज़ों को हैंडल करने की जो मुश्किलें बढ़ती जाएगी आपको, क्योंकि आप कई सारे टास्क में खो करके रह जाओगे। इसीलिए ये ज़रूरी है कि चार फाइंड योर प्रोडक्टिविटी, ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की सेकंड प्रैक्टिस होती है। और फिर आप सिर्फ अपने एबिलिटी के भरोसे रह करके बगैर कोई प्लान के स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये बस एक पॉइंट तक ही काम करने वाला है। जब कंपटीशन का टाइम आएगा या फिर जब टास्क मिलेंगे तब आपके परफॉर्मेंस फेल होने लगेंगे। आपका बिगेस्ट गोल क्या है? आपको कई सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा, इसीलिए आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी। आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान करना होगा टू बिकम अ हाई परफॉर्मर, क्योंकि टू बिकम अ हाई परफॉर्मर रिक्वायर थिंकिंग मोर बिफोर एक्टिंग, यानी कि आपको काम करने से पहले सोचना पड़ेगा। और साथ ही आपकी एम्बिशन क्या है, आप लाइफ से क्या चाहते हो, आपका ग्रेटेस्ट ड्रीम क्या है, अपने माइंड में ये सब कुछ क्लियर कर लीजिए। एक बार जब आप क्लियर कर लेंगे तो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये चार्ट योर 5 मूव्स, जो 5 मेजर मूव्स है, वो आपके काम की चीज़ है, जो किसी भी टाइप का काम हो, कोई भी करियर रिलेटेड हो, ये सब में काम करता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं 5वें हैबिट की, जो कि है डेवलप इन्फ्लुएंस। यानी कि क्या आपको कभी लगा है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो? क्या आप अपनी बातों का उनको यकीन दिला सकते हो? क्या लोग आपको फॉलो करेंगे? इन्फ्लुएंस वो एबिलिटी होती है जब आप दूसरे लोगों के बिलीव्स और बिहेवियर को अपने हिसाब से शेप कर सकते हो। आपकी खुद की पर्सनैलिटी कैसी है वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप इंट्रोवर्ट हो तब भी आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। शायद आपको लगता होगा कि किसी को इन्फ्लुएंस करना तो ना एकदम इम्पॉसिबल है, लेकिन शायद आप पूछना भूल गए हो कि ऐसे भी लोग हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन रिजेक्शन या फिर जजमेंट का डर उनको सताता है, आपको हेल्प लेने से रोकता है। तो जब तक आप अपने कोवर्कर से कुछ पूछेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितने इन्फ्लुएंशियल है? तो नेवर नो अंटिल यू आस्क, यानी कि आप जब तक पूछोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। अपने बच्चे, पार्टनर, फ्रेंड या फिर बॉस से रिक्वेस्ट करके तो देखो। फर्स्ट टाइम अगर आप फेल हो गए होंगे ना तो हार मत मानिए, ट्राई मत छोड़िए। धीरे धीरे आप बातचीत में बेटर होंगे और लोगों को आपके आइडियाज समझने का मौका भी मिलेगा। कुछ और प्रैक्टिस है जिनसे इन्फ्लुएंस भी डेवलप हो सकता है। पहले प्रैक्टिस है कि लोगों को सिखाए कि हाउ टू थिंक। इमेजिन करिए कि आपका एक 7 साल का बेटा है, वो अपना मैथ का होमवर्क कर रहा है। आप देखते हैं कि वो होमवर्क करते हुए बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, परेशान हो रहा है। वो आपसे आके बोलता है कि आई हेट मैथ्स।
तब आपका रिएक्शन क्या होगा? आप मैथ्स के लिए जिसकी उसकी थिंकिंग इन्फ्लुएंस कर सकते हो ताकि वो इसमें इम्प्रूव कर सके और इसे एन्जॉय कर सके, क्योंकि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि उसके थॉट्स को डायरेक्ट करके मैथ्स को उसके लिए एक मज़ेदार सब्जेक्ट बनाना। प्रैक्टिस जो इन्फ्लुएंस डेवलप करती है वो ये है कि लोगों को ग्रो करने के लिए चैलेंज करे। जी हाँ, ये शायद इस किताब की सबसे डिफ़िकल्ट प्रैक्टिस होगी जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं और इम्प्लीमेंट में बहुत मुश्किल होगी। जब आप लोगों को चैलेंज करेंगे वो शायद डिफेंसिव मोड में आ जाए और बोलने लगे कि जाओ जाओ तुम अपना काम कर लो और हमें अपने हाल पे छोड़ दो। तो हाई परफॉर्मेंस बड़े सटल तरीके से अपने आसपास के लोगों को चैलेंज करते हैं, क्योंकि वो पहले ही उसे जता देते हैं कि भाई उनका इंटेंशन सिर्फ आपकी हेल्प करना है, ऑफेंस करना नहीं। ऐसा करते टाइम वो अपनी टोन को बहुत पोलाइट करते हैं। तो हाई परफॉर्मेंस ऐसा क्यों करते हैं? क्यों वो लोगों को ग्रो होने के लिए चैलेंज करते हैं? क्योंकि कोई कोई ब्रांड ने एक बार कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लोगों को इंस्पायर और ट्राई करना, ताकि वो जो भी करना चाहे अपना बेस्ट करें। हाई परफॉर्मर्स दूसरों को भी हाई परफॉर्मेंस के लिए एनकरेज करना चाहते हैं। वे उन्हें ऑनर और रिस्पेक्ट के साथ में चैलेंज देते हैं और साथ ही उनकी हेल्प करने का सिंसियर पर्पस बताना भी नहीं भूलते हैं। इस तरीके से ये चैलेंज एक इंस्पिरेशन में बदल जाता है। तो चलिए अब आप बात करते हैं हैबिट नंबर 6 की, जो है डेमोन्स्ट्रेट करेज। करेज का मतलब सिर्फ ह्यूमैनिटी को बचाना नहीं होता, इसका असली मतलब होता है चेंज लाना। अपना करेज दिखाने के लिए आपको कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्मॉल डीड्स भी ह्यूज इम्पैक्ट डाल सकती है। मार्क ने एक बार कहा था कि करेज फियरलेसनेस नहीं है, इसका असली मतलब तो ये है कि अपने फियर के बावजूद एक्शन लेना और उस पर बने रहना। तो आप अपना करेज शो करने के लिए क्या प्रैक्टिस चूज करेंगे? पहला ये हो सकता है कि आप स्ट्रगल को ऑनर करें। आज सोसाइटी में हमें हर चीज़ वो चीज़ें में बहुत ही ईजी तरीके से खोजते हैं हम। आज हम ऐसी टेक्नोलॉजी को खोजते हैं जिससे हमारा हार्डवर्क काफ़ी कम हो गया है। वैसे देखा जाए तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स भी है और कर्स भी है। और प्रॉब्लम ये है कि आज की जनरेशन जितना हो सके उतना स्ट्रगल अवॉइड करना चाहती है। जो कि ईजी और कन्वीनियंट है वही आजकल चलता है। अब परसिस्टेंस, डिफ़िकल्टी और एफर्ट्स ये सब बीते ज़माने की बातें हैं। आज ये सब एक्सेप्टेबल हो गया है कि अगर छोटी सी डिफ़िकल्टी भी आ गई तो इस वजह से बच्चे स्कूल क्विट कर लेते हैं या फिर फ्रेंडशिप, जॉब या फिर मैरिज क्विट कर लेते हैं लोग। लेकिन ये वे ऑफ लिविंग हमें वीक बना रहा है, हमें रियल थ्रेट्स झेलने के लिए कमज़ोर कर रहा है। करेजियस बनने के लिए हमको लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना होगा। अपना कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम अगर स्ट्रगल को एक्सेप्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमें ये याद रखना होगा कि स्ट्रगल एक ऑनर है, ये एक रेस्पेक्ट की बात है। अगर हम स्ट्रगल फेस करते हैं तो हार्डवर्क करने वालों का कैरेक्टर बिल्ड होता है और बगैर स्ट्रगल के कोई ग्रेट लीडर भी नहीं बन सकता है। तो अगली प्रैक्टिस जो करेज डेमोन्स्ट्रेट करती है वो है अपनी सच्चाई और एम्बिशंस को शेयर करना। इंसान फ्री होने की डिजायर रखता है, हम खुद का रियल सेल्फ दिखाना चाहते हैं, अपनी रियल फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, लेकिन हमें डिसअपॉइंटमेंट और रिजल्ट का डर होता है, रिजेक्शंस का भी डर होता है, क्योंकि खुद को सच्चाई से एक्सप्रेस करने पे भी करेज की ज़रूरत पड़ती है। आपको दूसरों को डिसअपॉइंट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको सिर्फ अपने स्टैंडर्ड को मैच करना है, अपनी सच्चाई के रास्ते पर चलना है, अपने एम्बिशंस को शेयर करते रहना है। हाई परफॉर्मर्स कभी भी डिस्करेज नहीं हो सकते, स्पेशली लोगों के क्रिटिसिज्म से तो बिल्कुल भी नहीं। तो मुद्दा मामला ऐसा है और कंक्लूजन ये निकलता है कि हम अपने हाई परफॉर्मेंस की जो 6 हैबिट सीखा है, जिनकी वजह से हाई परफॉर्मर्स अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क को अपने हाथ में लेकर के पूरा कर दिखाते हैं। तो चलिए इन आदतों को, इन हैबिट्स को अचीव करने के लिए हम भी वो प्रैक्टिस को लर्न कर सकते हैं। जब हम कोई प्रैक्टिस लगातार करेंगे तो ये हमारी हैबिट बन जाती है। इसीलिए यह प्रैक्टिस हमारे लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। हम धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं और एक बार जब हम इसके यूज टू हो जाएंगे तो खुद हम इसकी इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। इनमें फर्स्ट 3 हैबिट पर्सनल के ऊपर में ज़्यादा है, जबकि बाकी 3 हैबिट्स हमारी सोशल स्किल को भी इम्प्रूव करेगी। तो चलिए इन 6 हैबिट को पढ़ते हैं फिर से एक बार जो हमने यहाँ से सीखी। पहली हैबिट है सीक क्लियरिटी। इसके अंदर हम फ्यूचर 4 की क्लियरिटी कर सकते हैं, जो है सेशियल, सेल्फ, फ्यूचर एंड स्केबिलिटी। और सेकेंड हैबिट होती है एनर्जी जनरेट करना, और इसे अचीव करने की बेस्ट प्रैक्टिस होती है टेंशन रिलीज करना, इंटेंशन सेट करना और ब्रिंग द जॉय। और आगे थर्ड हैबिट है रेज नेसेसिटी। हमने सीखा कि कैसे पता करें कि नो हु नीड्स योर अवे, अफॉर्म द वे और लेवल अप योर स्पॉट। फोर्थ हैबिट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जिसके अंदर आउटपुट इंक्रीज करने की कैपेसिटी आती है, जो हमारे 5 डेवलपमेंट को बताती है। फिफ्थ हैबिट है इन्फ्लुएंस डेवलप करना। हमने सीखा कि लोगों को कैसे टीच किया जाए, कैसे उन्हें
चैलेंज किया जाए ग्रो करने के लिए। और फाइनली सिक्स्थ हैबिट है करेज डेवलप करना। इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको अपनी स्ट्रगल की डेवलप करनी होगी और अपनी सच्चाई और एम्बिशन को बाकी लोगों के साथ शेयर करना होगा। वर्जिन में कोट है, दे आर एबल हु थिंक दे आर एबल। तो आप जानते हैं कि सीईओ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर की तरह परफॉर्म करना पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी हैबिट्स और प्रैक्टिसेस है जिन्हें आप कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अगर आप खुद एक हाई परफॉर्मर है तो आपको ये सीखना है कि कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव करके अपनी जो स्किल है उस पे हम काम कर सकते हैं, सक्सेस को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये किताब आपको ये पॉसिबिलिटी देती है। अब इसमें एक्शन लेना एग्जैक्टली आपके हाथ में है। तो कैसी लगी आपको ये समरी? थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।